जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। आपका IRAS यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम RS मेंस 2021 जर्नल स्टडीज़ पेपर 1 के यूनिट 3 सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के सॉल्यूशंस देखेंगे। पिछली वीडियोस में हमने देखा RS मेंस 2021 जर्नल स्टडीज़ पेपर 1 यूनिट 1 एंड 2 दैट इज़ हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, उनके सॉल्यूशन देखे थे, जिनके वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। पार्ट ए, सोशियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट इन इंडिया। बेसिकली इट्स टॉक्स अबाउट कास्ट एंड क्लास, संस्कृताइजेशन, सेकुलराइजेशन, चाइल्ड मैरिज, ट्राइबल कम्युनिटी एक्सेट्रा। पार्ट बी, मैनेजमेंट, इसमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मिक्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लीडरशिप थ्योरीज, मोटिवेशन थ्योरीज, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। पार्ट सी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें डबल एंट्री सिस्टम, सोशल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, गवर्नमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग। पहला प्रश्न, व्हाट इज शारदा एक्ट। वैसे तो मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है तो इन्होंने यहाँ पूछ लिया। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। बेसिकली शारदा एक्ट वॉज ए चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, जो कि 1929 में 29-30 में पास किया गया था। इस एक्ट को पास करने में अहम भूमिका निभाई थी हरविलास शारदा जी ने, जो कि अजमेर इलाके से आते थे। इसमें बताया गया था कि 14 साल लड़की के लिए उम्र और 18 साल लड़के के लिए उम्र होनी चाहिए शादी की। शारदा एक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई इज कास्ट सिस्टम एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। हम सभी जानते हैं कि जो कास्ट स्टेटस होता है वो अस्क्राइब्ड होता है, मीन्स इट इज बेस्ड ऑन बर्थ एंड फिक्स्ड हेरिडेटरी रिस्ट्रिक्टेड ऑक्यूपेशन विच डज नॉट अलाउ मोबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। बेसिकली इट्स नॉट बेस्ड ऑन मेरिट। विच कास्ट सिस्टम होता है वो अस्क्राइब्ड स्टेटस होता है, मीन्स वो जन्मजात स्टेटस होता है। कोई कास्ट ए में पैदा होता है तो कास्ट बी में जाने की उसको इजाज़त नहीं है, लेकिन इसी का अपोजिट होता है क्लास में। कोई मिडिल क्लास का तो वो अपर क्लास में जा सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ही इज अर्निंग वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लोबल विलेज। ये क्वेश्चन आया है ग्लोबलाइजेशन टॉपिक से, आसान था। बेसिकली वर्ल्ड बिकेम ए सिंगल विलेज ड्यू टू इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। So it's basically means due to globalization the world became a single village in which distance and isolation have been reduced by electronic media such as internet etc. Isolation and distance reduce हो गया है। आप देखेंगे पेंडेमिक के दौरान में, लॉकडाउन के दौरान में सब चीज़ बंद थी, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से। चौथा क्वेश्चन आता है, define political corruption. Political corruption is abuse of entrusted power for private gain by elected government officials. Transparency International की definition है ये। Elected representative मैनिपुलेट करते हैं पॉलिसीज़ को, इंस्टीट्यूशन को, रूल्स को अपने पर्सनल प्राइवेट गेन के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। से फॉर एग्जांपल किसी पॉलिटिशियन ए की ज़मीन सिटी बी में आती है और सिटी बी में से एक रोड गुजर रहा है, तो पॉलिटिशियन ने वो रोड उसकी ज़मीन के पास से गुजरे ऐसी पॉलिसी में अमेंडमेंट करवा दिया, तो वो एक पॉलिटिकल करप्शन हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी ऑफ ओल्ड एज पेंशन इन राजस्थान। जनरली देखा गया है कि 60 साल के बाद में और उसके निर्धारित एक्स अमाउंट से कम की इनकम है तो उसको ओल्ड एज पेंशन स्कीम मिलती है। बट राजस्थान में कैसा है कि पहला उसको डोमिसाइल ऑफ राजस्थान होना चाहिए, यदि वह पुरुष है तो उसकी उम्र 58 साल होनी चाहिए, यदि वह महिला है तो उनकी उम्र 55 साल की होनी चाहिए और लेस देन 48,000 एनुअल इनकम होनी चाहिए। देन दे आर बिकम एलिजिबल टू गेट ओल्ड एज पेंशन। ऑफकोर्स इट आल्सो इंक्लूड BPL फैमिलीज ऑल्सो, अंत्योदय फैमिलीज ऑल्सो। Next question, which attributes have been given for dominant caste by M.N. Srinivas। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं।
So dominant caste basically means caste holding superiority in caste hierarchy by any means. In India, it is generally Brahmins. For example, Jats and Rajput in Rajasthan, they are dominant caste in Rajasthan. क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उनके पास, पॉलिटिकल पावर है. ज़्यादातर जाट और राजपूत आपको पॉलिटिक्स में देखने को मिलेंगे, उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है. वेस्टर्न राजस्थान में ज़्यादातर ये दो ही मुख्य कम्युनिटी पाई जाती है, हाई रैंक इन कास्ट सिस्टम सच एज ब्राह्मण्स. तो ये एट्रीब्यूट्स है डोमिनेंट कास्ट के. डोमिनेंट कास्ट होगी तो वो एक संख्या बल में ज़्यादा होगी, आर्थिक स्थिति उनकी औरों के मुकाबले ज़्यादा होगी, एक पर्टिकुलर जोग्राफी एरिया में पॉलिटिकल पावर होगी उनके पास. जैसा आप एक देख सकते हैं कि वेस्टर्न राजस्थान में जाट और राजपूतों की संख्या ज़्यादा है. ईस्टर्न राजस्थान में आपको मिक्स मिल जाएगा, यहाँ पे एसटीज भी हैं, यहाँ पे जैन भी है, मुस्लिम भी है, गुज्जर भी है, एक्सेट्रा. अगला प्रश्न आता है, राइट 5 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान. बहुत बेसिक सी क्वेश्चन है और मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था. सो हम इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि जो राजस्थान में लगभग 14% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति से है, मीन स्केड्यूल ट्राइब से है. सो बेसिकली दे आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, इलिटरेसी, lack of access of proper facility to keep the tribal people under the clutches of several sicknesses, because they are not mainstreamed, they are segregated from main society. They used to live in jungles, in forest, and they are more or less dependent on forest only. So if whatever bad thing happened to forest, it will affect their livelihood, their survival also. Say for example, climate change, desertification, reducing natural resources such as forest, degradation of soil. और राजस्थान में तो आपको पता है कि डेजर्ट मार्च हो रहा है, मतलब डेजर्ट वेस्टर्न राजस्थान से ईस्टर्न राजस्थान की ओर बढ़ रहा है. सो लैक ऑफ स्किल्स अदर प्रॉब्लम है, चाइल्ड मैरिजेज एक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, ईविल ऑफ डाउरी एक प्रॉब्लम है. ट्राइबल कम्युनिटी इन राजस्थान, इनको सॉल्यूशन ऑफकोर्स इस बार के बजट में भी दिए थे. स्कूटी योजना है, आपका गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ST/SC डेवलपमेंट फंड है. तो ये हम इसके सॉल्यूशन पर लिख सकते हैं, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक वर्ड लिमिट के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा. चलिए अगला क्वेश्चन देख. अगला प्रश्न आता है मैनेजमेंट से. पहला प्रश्न है, डिफाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इसका बेसिकली इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल से लेके फाइनल कंज्यूमर तक एक प्रोडक्ट कैसे पहुंचता है, उस पूरी प्रोसेस को सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं. सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसिंग दैट ट्रांसफर रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स. से फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है, फिर वो सप्लायर के पास जाता है, फिर वो मैन्युफैक्चर के पास जाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर वो रिटेलर के पास जाता है, फिर वो कंज्यूमर. तो पूरी ये एक सप्लाई चेन है. इसका जो मैनेजमेंट है उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम. पुरानी स्कीम है लेकिन मैनेजमेंट में एक टॉपिक दिया हुआ है स्टार्टअप, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने पूछ लिया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्टिंग entrepreneurs, building a robust startup ecosystem, and the main thing is that transforming India into a job creators instead of job seekers. आपको पता होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे देश में बहुत बढ़ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर्स. कैरिस्मेटिक लीडर बेसिकली इट्स कम्स फ्रॉम द लीडरशिप थ्योरीज एंड स्टाइल. कैरिस्मेटिक लीडर वो होता है जो अपनी पर्सनैलिटी के बिहाफ पे ही चीज़ों को परसुएड कर लेता है. उसका चार्म इतना होता है कि लोग उनको सुनते हैं, उनकी बातें
अच्छे से मानते हैं, उनको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ती अपनी बातों की, या अपनी बातों के लिए कोई तर्क नहीं देना पड़ता, या अपनी बातों के लिए उनको कोई सबूत या पेश नहीं करने पड़ते। वो जैसा बोलते हैं लोग बाग उनको बड़े ही प्यार से स्वीकार करते हैं। इन्होंने पूछा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कॉन्फिडेंस होते हैं वो, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है उनका, परसुएसिवनेस होती है, चार्म होता है। अदर है देख सकते हैं, लिसनिंग स्किल, कम्युनिकेशन, मैच्योरिटी, ह्यूमिलिटी, सब्सटेंस, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज। 4 ये थोड़ा डिफिकल्ट था, आउट ऑफ द ब्लू मून था। हाईलाइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी एंड पेरिशेबिलिटी। थोड़ा सा अगर थोड़ा डीप में सोचते तो मिल जाता, लेकिन आप पेपर में 2 नंबर के लिए आदमी इतना प्रयास नहीं करता। इंटचेबिलिटी की सर्विस कैसी होती है, हम उनको छू नहीं सकते। इनसेपरेबल होते हैं कि वो प्रोडक्ट से या प्रोवाइडर्स के द्वारा ही मिलती है, हमें अलग से नहीं मिल पाएगी, वो सेपरेट नहीं हो सकती है। वेरिएबिलिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विस वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। कई इंस्टीट्यूट में कुछ टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, उस इंस्टीट्यूट में कुछ टीचर बच्चों को पसंद नहीं आते, तो वेरिएबिलिटी है सर्विसेज में। पेरिशेबल होता है कि सर्विस कुछ ही टाइम के लिए होती है, वो सदा नहीं चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा आसान प्रश्न था। नेम 2 प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई का एक सूचांक है निफ्टी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 5 नंबर के लिए है। एक्सप्लेन नीड हायरार्की थ्योरी एज पर एएच मैस्लो। ये मोटिवेशनल थ्योरीज में से आती है। एएच मैस्लो बोलते हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले अपनी सर्वाइवल की नीड पूरी करनी होती है। उसकी जब सर्वाइवल की नीड पूरी हो जाती है, तब वो आगे की नीड्स, आगे के गोल्स के बारे में सोचता है। सो आवर मोस्ट बेसिक नीड इज फॉर फिजिकल सर्वाइवल, दैट विल be the first thing that motivates our behavior towards a particular thing, toward a particular goal, action. Once that level is fulfilled, the next level up is what motivate us and so on. पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होगी, फिर सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचा जाएगा, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस के बारे में सोचा जाएगा, फिर एस्टीम नीड्स के बारे में, और फिर सोचा जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है बेसिकली आपकी सर्वाइवल की नीड्स, जैसे एयर है, फूड है, ड्रिंक है, एक्सेट्रा, वाटर ऑफ कोर्स। सेफ्टी नीड्स में उसके बाद में देखता है आदमी की जॉब सिक्योरिटी हो, इमोशनल सिक्योरिटी हो, वो सेफ्टी अपने खाने के बाद में जो सेफ्टी एनवायरनमेंट चाहता है। फिर उसके बाद में आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। ह्यूमन इज अ बेसिकली इमोशनल पर्सन, इमोशनल क्रिएचर ऑफ द मदर नेचर, सो इट्स नीड इमोशनल स्टेबिलिटी. Human need emotional interpersonal relationships such as family, friends, etc. Then comes esteem needs. Esteem needs मतलब जो अभिमान को पूरा करे थोड़ा, कि yes I have something, I can do this, I possess so many wealth. Such kind of thing is esteem needs, जिससे हमें accomplishment की feeling हो, respect हो, be it a political power, be it anything. Then comes self-actualization needs, refers to the person's potential self-fulfillment, seeking personal growth and peak experiences. Enlightenment की situation स्थिति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखिए आप, जो सेफ्टी नीड और फिजियोलॉजिकल नीड्स उनको बेसिक नीड्स की कैटेगरी में रखा गया, और स्टीम नीड्स और बिलोंगिंग फिजियोलॉजिकल, और ये सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड्स होती है, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज एक्सेट्रा। अगला प्रश्न आता है, एक्सप्लेन फूड लाइफ साइकिल विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी 2 स्टेजेस। ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बिकॉज इन्होंने एक्सप्लिसिटली ऐसा मेंशन नहीं कर रखा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हाँ मतलब इन्होंने मार्केटिंग मिक्स इस हिसाब से देखा, थोड़ा डीप क्वेश्चन था। So a product life cycle is amount of time a product goes from being introduced into market until it's taken off from the shelves. बस वैसे कि बेसिकली वैसा ही है जैसा कि अभी सप्लाई चेन में हुआ था, कि रॉ मटेरियल से लेकर वो जब दुकान तक बिकता है कि उसके बीच में कितना टाइम लगता है उसको, टाइम ऑफ अमाउंट प्रोडक्ट गोस।
द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट इज ब्रोकन, मतलब लाइफ साइकिल उसके 3-4 चीज़ों में उसको डिवाइड करा गया है बेसिकली, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। पहले हम उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराएंगे बाय वे ऑफ मार्केटिंग और एक्सेट्रा, फिर उसकी ग्रोथ बनेगी कि भाई हाँ मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद में उसका ग्रोथ बढ़ रही है, वो एक लोगों को पसंद आ रहा है। फिर एक मैच्योरिटी लेवल पे आ जाएगा, ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगा कि हाँ कि भाई अब सेल्स बहुत कम बढ़ रही है, कभी 1 या कभी 2, ऑप्टिमल लेवल पे आ गया, लोगों को काफ़ी पसंद आने लग गया। फिर उसके बाद में डिक्लाइन होने लग जाता है जब कोई तीसरा आदमी उस प्रोडक्ट या तो तीसरा कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट आने लग जाता है। तो बेसिकली उन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी थी। इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कैंपेन to make people aware about that product. Then growth. When product is become successful, it moves to the growth, and this growing demand, यहाँ डिमांड ग्रो होती है और दैट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन एंड एक्सपांशन एंड इट्स अवेलेबिलिटी। यहाँ फिर हम उसका एक्सपांशन और उसकी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देख सकते हैं आप कैसे प्रोडक्ट चलता है। यहाँ से टेक ऑफ इंट्रोडक्शन हुआ, फिर शेक आउट ग्रोथ, ये देखिए यहाँ से लेके जो ग्राफ बढ़ रहा है वो बेसिकली यहाँ बढ़ रहा है। उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि नहीं बस अब थोड़ा बहुत हमने पीक सेल्स अचीव कर ली, हम R&D भी करने जा रहे हैं, बट हमारा एक जो नेट प्रॉफिट या नेट सेल्स उससे बढ़ नहीं रही, तो उसको मैच्योरिटी स्टेज बोलते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट धीरे धीरे सेल्स गिरती हैं, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, दूसरा कंपटीटर आ जाता है, तो वहाँ से उस पीरियड उस फेज़ को बोलते हैं डिक्लाइन। अगला प्रश्न है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से। व्हाट आर कंपाउंडेड जर्नल एंट्रीज। इस बार अपने टॉपिक जुड़ा है डबल एंट्री सिस्टम, तो उसमें से है कि कंपाउंड जर्नल एंट्री इन्वॉल्व्स मल्टीपल अकाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट से आप इसको आइडिया लगा सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। ऐसे कंपाउंडेड एंट्रीज वो होती हैं जो सिर्फ 2 ही नहीं 2 से ज़्यादा अकाउंट्स को अफेक्ट करती है और 2 से ज़्यादा एंट्रीज उसमें आती हो। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस फर्नीचर हमने खरीदा 50,000 का, लेकिन हमने उसको 25,000 ही दिए, 50,000 हमने कैश में दिए, 25,000 का हमने उसको चेक दे दिया, फिर भी हमें 20,000 अभी देने हैं। तो कितने अकाउंट अफेक्ट होंगे? फर्नीचर अकाउंट होगा, कैश अकाउंट होगा, लाइबिलिटी अकाउंट अफेक्ट होगा। 3 अकाउंट यहाँ पे हो गए। तो ये हो गए कंपाउंडेड जर्नल एंट्री। डेबिटेड 2 और मोर क्रेडिट्स, 1 क्रेडिट एंड 2 और मोर डेबिटेड, 2 और मोर डेबिटेड आर क्रेडिट। मतलब ये सब का कॉम्बिनेशन ही जर्नल एंट्रीज होता है। कोई भी एंट्री जो जिसने 2 या 3 अकाउंट अफेक्ट करे हो या 2 या 3 एंट्री करनी पड़ी हो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो कंपाउंडेड जर्नल एंट्री कहलाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हो। कहीं भी आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न है नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस हम बेसिकली देखते हैं कि भाई पीछे हमने क्या करा और उस पीछे करे हुए काम के बिहाफ पे हम आगे क्या कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, ज्योग्राफिक, टेम्पोरल, इंट्यूटिव। ज्योग्राफिक में आता है कि अक्रॉस अंडर ग्रुप डिफाइंड देयर ज्योग्राफिकल लोकेशंस। अलग अलग ग्रुप है भाई, एक कंपनी इस ज्योग्राफिकल एरिया में कैसा काम कर रही है, वही कंपनी या वही ऑफिस, सपोज कीजिए मारुति सुजुकी की गाड़ी है, वो इंडिया में तो अच्छा काम कर रही है, इंडिया में तो अच्छा सेल कर रही है, बट वो अमेरिका में इतना अच्छा नहीं कर पा रही। तो ये ज्योग्राफिकल वेरिएशन है। हम उसकी जो ट्रेंड है उसका एनालिसिस इसके बिहाफ पे करेंगे कि भाई मारुति ने साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में ऐसा परफॉर्म करा, जबकि अमेरिकाज में उन्होंने इतना परफॉर्म नहीं करा। अगला आता है टेम्पोरल, टू एनालाइज द ट्रेंड विद इन अक्रॉस यूजर ग्रुप्स, टाइम पीरियड के लिए, कि भाई अमेरिका और साउथ एशिया में तो कंपेयर हो गया, अब पिछले साल में कितना और अगले साल में कितना हुआ। टेम्पोरल वेरिएशन कि भाई पिछले 2 साल में ये ट्रेंड रहा, अगले 2 साल में ये ट्रेंड रहा, तो वो उसको बोलते हैं टेम्पोरल ट्रेंड एनालिसिस। अगला इंट्यूटिव होता है। अगला होता है इंट्यूटिव, to analyze the trend within or across user group based on logical explanation, behavioral pattern और other element। बेसिकली इट्स आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैन पावर कैसी, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या मैन पावर हमारी परस्यू कर पा रही कस्टमर्स को, क्या मैन पावर में रिक्वायर्ड स्किल्स
और कम्युनिकेशन स्किल और एबिलिटी है, वो सब आता है इंट्यूटिव में। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंशन 4 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स विद रेफरेंस टू रिस्पॉन्सिव अकाउंटिंग। ये थोड़ा टफ था क्योंकि इन्होंने थोड़ा डीप में पूछ लिया इसको। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम होते हैं, उन सभी अलग अलग कामों को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के थ्रू करा जाता है और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एक आदमी हेड करता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करी जाती है। एक ओनर या चेयरमैन होता है, उसके पास 4 मैनेजर हैं। एक मैनेजर देखेगा इन्वेस्टमेंट, एक मैनेजर देखेगा कॉस्ट, एक मैनेजर देखेगा रेवेन्यू, एक मैनेजर देखेगा प्रॉफिटेबिलिटी। एक के पास एक ही काम है, लेकिन अकाउंटेबल वही आदमी होगा और रिस्पॉन्सिबल वही इंडिविजुअल होगा। ऑर्गेनाइज पूरा डिपार्टमेंट की भाई कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो उसका मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा, क्यों ज़्यादा लग रही है, वो आंसरेबल होगा, वो जाके जवाब देगा, वो उसकी जिम्मेवारी लेगा। तो ऐसे अलग अलग सेंटर्स होते हैं, 4 सेंटर होते हैं, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर में आता है कि मैनेजर शैल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड एसेट्स टू बी यूज फॉर मेकिंग द सेंटर्स डिसीजन। ये इसका दायरा इतना ही होगा, ये कॉस्ट सेंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ना ही प्रॉफिटेबल के लिए नहीं होगा। प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर होगा कि मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट एंड रेवेन्यू इनकर्ड विद इन द सेंटर टू द डिसीजन मेकिंग। भाई प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा, उसके लिए ये वाला सेंटर रिस्पॉन्सिबल होगा। रेवेन्यू सेंटर की रेवेन्यू, प्रॉफिट तो हो गया रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस और अदर टैक्सेस, तो वो जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू के हमें टोटल इनकम कितनी आ रही है। द डायरेक्टर ऑफ द सेंटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल, या मैनेजर या डायरेक्टर वॉट एवर दे हैविंग द पोस्ट, डिसीजन मेकिंग इन द सेंटर। सेम गोज विद द कॉस्ट सेंटर, द मैनेजर शैल रिस्पॉन्सिबल द कॉस्ट इनकर्ड विद इन द कॉस्ट सेंटर एंड फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द सेंटर। तो ऐसे ही इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करी जाती है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल ऑडिट अकाउंटिंग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा आसान प्रश्न था, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट सिलेबस से आया है। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन हैविंग हाईएस्ट अथॉरिटी इन गवर्नमेंट ऑडिट। हम सभी जानते हैं आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 5, वाई इज जीरो बेस्ड बजटिंग वॉज अडोप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीधा साधा पूछ लिया कि इन्होंने क्यों। नॉर्मल जो बजट होता है वो होता है कि एक फर्स्ट ईयर में हमने एक्स अमाउंट से शुरू करा। सपोज कीजिए फर्स्ट हमने 10,000 रुपये का बजट बनाया किसी संस्था के लिए, और नॉर्मल विदाउट जीरो बेस्ड बजटिंग में ये होता है कि भाई एक एक्स परसेंटेज हम फिक्स कर देंगे कि इन्फ्लेशन को देखते हुए या महंगाई को देखते हुए कि इस बार 10,000 रुपये खर्च होता है, अगली बार इस संस्था का बजट 10,000 प्लस x%, फॉर एग्जाम्पल 10% बढ़ जाएगा, तो 10 का 10,000 हो गया 1,000, तो अगला बजट हो गया 11,000 रुपये। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग ये बोलता है कि भैया एक्चुअल नीड्स बताओ, आपको अगले कि पैसा कितना लगेगा आपको, ये मत देखो कि 10% ही बढ़ता रहेगा, वो फिर बढ़ता रहेगा। इसमें बजट कम भी हो सकता है, क्या पता अगले दिनों में आपकी प्रॉफिट इतने ज़्यादा हो जाए या आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करने लग जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो अगला बजट कम भी हो सकता है 10,000 से। उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। मतलब रिगार्डलेस ऑफ प्रीवियस एलोकेशन मेड, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस अननेसेसरी कॉस्ट एंड जुडिशियस स्पेंडिंग। अगला प्रश्न है, ये 5 नंबर का है। एक्सप्लेन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। डुअल एस्पेक्ट, दो पहलू। दो पहलू में ये होता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट। दो साइड इफेक्ट होंगे हमेशा सेम अकाउंट की। देखते हैं। डुअल एस्पेक्ट इंडिकेट्स ईच ट्रांजेक्शन मेड बाय ए बिजनेस इम्पैक्ट 2 डिफरेंट अकाउंट्स which are equal and opposite in the nature. The dual aspect requires every transaction to be recorded into different accounts. For example, एक बिजनेस एक लोन लेता है 5,000 रुपये का, तो एसेट साइड वो क्रेडिट होगा लोन, लेकिन लाइबिलिटी साइड वो डेबिट हो जाएगा। तो ये डुअल एस्पेक्ट हो गया, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, दोनों साइड बराबर होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग इज यूजफुल फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, व्हाई। बेसिकली जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर होती है, इनके पास जो पैसा आता है वो टैक्स पेयर का पैसा आता है,
और पब्लिक मनी होती है जैसे EPFO के रूप में या और अदर बॉन्ड के रूप में, पब्लिक मनी इनके पास ज़्यादा होती है। और जहाँ पब्लिक मनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है वहाँ ट्रस्ट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और ट्रस्ट और उसके लिए परफॉर्मेंस बजटिंग होती है, क्योंकि पब्लिक का पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट करा जाए, उससे अच्छी एफिशिएंसी लाई जाए, इसीलिए परफॉर्मेंस बजटिंग का यूज़ हो रहा है। The government uses public and taxpayers' money. Hence, the main purpose of using performance budgeting is to provide output-oriented or result-oriented budget information. कि भाई तुम X, जैसे सपोज को जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट आया 10,000 रुपये या 10 लाख रुपए, अब अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि भाई इतनी IMR कम होनी चाहिए, या इतनी बालिकाओं का विद्यालय में एडमिशन होना चाहिए, या इतनी बालिकाओं को 10वीं पास करना जरूरी है, या इतनी बालिकाओं का 12वीं क्लास पास जरूर। तो वो ये पैरामीटर्स के हिसाब से उनका बजट डिसाइड होगा, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका बजट डिसाइड होगा कि भाई आपने इतनी अच्छी इतनी अच्छी आपने परफॉर्मेंस दी है, आपका बजट 10 लाख रुपए से बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दिया, आप और अच्छा काम कीजिए। कई बार क्या होता है वो अपने काम में नहीं कर पाए तो उनको उतना बजट एलोकेट नहीं करते, भाई आपकी 10 की जगह 8 लाख रुपए एलोकेट किया जा रहा है क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो बेस्ड ऑन द आउटपुट, बेस्ड ऑन द रिजल्ट, द बजट इज डिसाइडेड, so that the resources could be allocated more efficiently and effectively. Performance budget was introduced in the 70s on the recommendation of ARC, Administrative Reform Commission. So that's bring to end of this lecture. पेड़ लगाओ और राजस्थान बचाओ, as I used to say. Sun loses nothing by providing sunlight. Your subscribes and likes matter a lot. आज हमने यूनिट 3 सोशियोलॉजी मैनेजमेंट ये देखा, अकाउंटिंग ऑडिटिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कृपया बताएं कि मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ। आपके कमेंट एंड सजेशंस का मैं स्वागत करता हूँ, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बिकॉज ये जर्नल टॉपिक्स होते हैं, मोस्टली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद।